हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम का होने वाला है क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो कि लगभग हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, 2 या 3 साल पे रिपीट होते रहते हैं। उन क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ। जैसे कि आज का जो वीडियो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक विभिन्न स्रोतों का संक्षेप में वर्णन करें। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित विभिन्न इतिहास लेखन की पद्धतियों का विवेचना कीजिए। अर्थात जो प्राचीन भारतीय इतिहास है या फिर जो इतिहास बीत चुका है, उसकी जानकारी हमें कैसे-कैसे मिलती है, फिर किन-किन स्रोतों से मिल सकती है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताने पूछा गया है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे हो सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसकी जानकारी के स्रोत कौन से हो सकते हैं? तो जानकारी के स्रोतों को हम बांट सकते हैं मुख्यतः 2 भागों में। पहला हो जाएगा हमारा पुरातात्विक स्रोत, जबकि दूसरा हो जाएगा हमारा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम उन स्रोतों को गिनते हैं या लाते हैं जो कि प्राचीन मानवों द्वारा प्रयोग किए गए हों। अर्थात जिनको प्राचीन मानवों ने अपने जीवन में प्रयोग किया हो या फिर उनके जीवन में जुड़ी हुई चीज़ों के को प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। अर्थात सिक्के, अभिलेख, मोहरें, इमारतें, मृदभांड, ये सभी स्रोत ऐसे हैं जो प्राचीन मानवों ने अपने जीवन में प्रयोग किए हों। इसके अलावा अन्य स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अभिप्राय होता है वो स्रोत जो कि हमें लिखित रूप में मिले हैं। साहित्यिक स्रोतों को हम मुख्यतः 2 भागों में बाँट सकते हैं, लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य से अभिप्राय होता है वह साहित्य जो जिनका विषय धर्म से इतर रहा हो, अर्थात वो धर्म से संबंधित ना हो। जबकि धार्मिक साहित्य का अभिप्राय होता है वैसे विषय धार्मिक साहित्य से अभिप्राय होता है उन ग्रंथ वह ग्रंथ जो कि धर्म से संबंधित विषयों पर लिखे गए हों, जिसके अंतर्गत हम हिंदू धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों को देख सकते हैं। तो ये सभी स्रोत ऐसे हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इन दोनों के अध्ययन करके हम प्राचीन भारत के इतिहास की पुनर्रचना कर सकते हैं। तो मैंने इसी क्वेश्चन को अच्छे से लिख रखा है, देखते हैं। प्रत्येक देशवासी को उसके देश के इतिहास की जानकारी होना अति आवश्यक है। इससे उनको देश के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है, जैसे कैसे प्राचीन मानवों ने भोजन, आश्रय और परिवहन के इस्तेमाल को शुरुआत की और कैसे उन्होंने कृषि, कटाई, बुनाई, धातु निर्माण तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों का प्रारंभ किया। किस प्रकार उन्होंने जंगलों को साफ किया और ग्रामों, नगरों तथा विशाल-विशाल राज्यों के निर्माण किया। जैसे कि प्राचीन मानव थे, वो कैसे शिकारी संग्रह का सफर तय करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापनाकर्ता बनते हैं तथा कृषि उत्पादक बनते हैं। तो इसी संघर्ष को जाना जाता है इतिहास के अंतर्गत। और यूँ तो भारत के प्राचीन साहित्य तथा दर्शन के संबंध में जानकारी के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन हम सर्वेक्षण से हमें भारत के प्राचीनता की कहानी का जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत 2 भागों में बाँटा जा सकता है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जैसा कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लिखित सामग्री को देखते हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम उन सामग्री को अध्ययन करते हैं जो कि प्राचीन मानवों द्वारा अपने जीवन में प्रयोग किए गए हों, जैसे कि सिक्के, इमारतें, मृदभांड इत्यादि। तो साहित्यिक स्रोत जो होते हैं उसका अभिप्राय समझ में आ गया होगा। जो लिखित स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोतों को भी हम मुख्यतः 2 भागों में बाँट सकते हैं, धार्मिक साहित्य और अधार्मिक साहित्य। जैसे कि हम आगे देखते हैं, साहित्यिक स्रोत को 2 भाग में बाँट सकते हैं, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को हम देशज साहित्य भी कह सकते हैं। भारत में धार्मिक साहित्य विभिन्न प्रकार के हैं, जिनमें कुछ मुख्यतः हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं, तथा कुछ अन्य स्रोत भी हैं। जैसे हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, जिसे हम ब्राह्मण साहित्य भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। इसके अलावा 18 पुराण हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण है, वेदांग है और 109 उपनिषद भी हैं।
इन सब से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इन ग्रंथों के अंतर्गत प्राचीन प्राचीन काल के घटनाओं और स्थितियों का वर्णन मिलता है, जिससे हम सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिल सकती है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्मावलंबी ने जिस साहित्य का सृजन किया, उनसे भारतीय इतिहास की जानकारी की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। त्रिपिटक जो जिसके अंतर्गत सुनय, सुत्त, विनय और अभिधम पिटक मिलकर त्रिपिटक बनता है, तो इनसे भी हमें उस समय बौद्ध काल के अंतर्गत किस प्रकार से महाजनपदों की स्थिति थी तथा बुद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित जीवन से संबंधित अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें जातक कहानियाँ या जातक ग्रंथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला हो जाएगा जैन साहित्य। जैन साहित्य जो जैन धर्मावलंबियों द्वारा लिखे गए जैन ग्रंथों के तत्कालीन व्यापारियों के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और अंततः गुजरात में, ये नाना गलत है, 6ठी शताब्दी में वल्लभी में संकलित किए गए और उनमें ऐसे कई अंश हैं जो महावीर कालीन उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास के पुनर्गठन में हमारी मदद करते हैं। इसके अंतर्गत उन साहित्यों को रखा जाता है जो कि जैन अनुयायियों द्वारा लिखे गए थे, जिनका संबंध जैन धर्म से है। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हिंदू धर्म, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म साहित्य, बौद्ध धर्म साहित्य और जैन धर्म साहित्य आते हैं। अगला हमारा हो जाएगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य अर्थात धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ये वह साहित्य हो सकता है जिसके अंतर्गत धर्म की बातें ना हो, अर्थात जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो। ऐसे में भारत में धर्मनिरपेक्ष साहित्य का बहुत बड़ा भंडार है, जिनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं इनकी क्वालिटी के हिसाब से: ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ अधिकतर वह ग्रंथ हैं जो कि भारत में लिखे गए थे भारतीय इतिहासकारों द्वारा या फिर भारतीय लेखकों के द्वारा, जबकि विदेशी साहित्य के अंतर्गत उन रचनाओं को रखा जाता है जो कि विदेशी यात्रियों द्वारा भारत आने पर वृत्तांत के रूप में लिखे गए थे। ऐतिहासिक ग्रंथ ऐसे अनेक विशुद्ध ग्रंथ हैं जिनके केवल सम्राट तथा शासन से संबंधित तथ्यों का ही उल्लेख किया गया, अर्थात राजा के अपने अपने लेखक होते थे, विद्वान होते थे जो कि राजा से जुड़े हुए इतिहास के लेखन करते थे। और इन ग्रंथों में कलन द्वारा रचित रासतरंगिणी नामक ग्रंथ सर्वप्रथम आता है। रासतरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के राजवंश की जानकारी मिलती है तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत हमें मौर्य शासन की एक सर्वश्रेष्ठ जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा पाणिनि रचित अष्टाध्यायी जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, उसे संस्कृत व्याकरण के साथ साथ हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास के एक अच्छी पहलू देखने को मिलते हैं हमको। अगला है विदेशी साहित्य। विदेशी लेखकों के द्वारा प्रमाणों से भी स्वदेशी साहित्य की पुष्टि की जाती है, अर्थात विदेशी लेखकों की जो भी रचनाएं की गई थी उनसे हम भारतीय रचनाओं को मिलाकर देखते हैं, जिससे कि हमें हमारा इतिहास पूरी तरह पुष्टि हो जाए कि हाँ वो सही है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। भारत आने वाले ग्रीक, रोमन और चीन यात्री तथा सूफी यात्रियों ने जो जैसा देखा लिखित वर्णन किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय स्रोतों में अलेक्जेंडर के समकालीन चंद्रगुप्त को बताया गया है, जिसकी पहचान भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक राजदूत आया था जो कि मेगास्थनीज नामक था, जिसकी रचना इंडिका से मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत के ऊपर प्रधानता दी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर साहित्य में को समय और लेखन ब्यौरा अनिश्चित है, अर्थात साहित्यों में कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिख दी जाती है जिन पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि जो हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं इनके अंतर्गत वो चीज़ें शामिल होती हैं जो कि प्राचीन मानवों द्वारा प्रयोग किए गए हैं, जो कि हमें इतिहास की ज़्यादा स्पष्ट जानकारी देने में सक्षम होते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ देख सकते हैं शिलालेख, मुद्रा, मौर्य और नगर तथा स्मारकों को। हम देखते हैं शिलालेख। पत्थरों के टुकड़ों, खंभों, चट्टानों तथा तांबों के प्लेटों, इमारत और दीवारों इत्यादि पर उत्कीर्ण किए गए जानकारी ना तो आसानी समय के साथ मिटती है और अधिक समय तक ये टिक पाती है और इतिहास की पुनर्रचना करने में मदद करती है। अनेक राजाओं ने अपने बारे में अपनी प्रशंसा तथा इतिहास के रूप में कई बातें शिलालेखों, पटलेखों या फिर ताम्रपत्रों पर लिखित करवाए, जिससे कि हमें उस समय के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा विभिन्न राजाओं द्वारा सिक्के चलाए गए थे,
उन सिक्कों से भी हमें उस काल के प्रशासन, सामाजिक स्थिति तथा वहाँ उस राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सकती है। अर्थात इतिहास की जानकारी में सिक्कों का भी अहम योगदान होता है। अगला है मोहरें। प्राचीन मोहरों द्वारा प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद मिलती है। हर काल में शासक अपनी मोहर हुई करती रही, जिससे मोहर इतिहास का समझने में आसान होती है। मोहरों का प्रयोग हड़प्पा शासन काल से ही होता है। हड़प्पा युग में भी मोहरें मिलती हैं। इसके अलावा अलग अलग राजा अपने व्यापार को मान्यता देने के लिए मोहरों का प्रयोग करते थे। साथ ही हमें नगर और स्मारक को इसके अंतर्गत देख सकते हैं। उत्खनन के दौरान हमें अनेकों नगर और स्मारक मिलते हैं जो प्राचीन काल के निर्मित किए गए थे, जिनके अवशेषों से हमें उस समय के वैभव या फिर उस समय की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। उत्खनन से प्राप्त प्राचीन भारत के नगरों और उपनगरों में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। बिहार का राजगीर, नालंदा, बोध गया, पाटलिपुत्र, पंजाब में पेशावर, तक्षशिला, मध्य प्रदेश में सांची, उज्जैन इत्यादि। ये कुछ ऐसे नगर हैं जिनका प्राचीन इतिहास में अहम भूमिका है। जिनके जिन जिन इलाकों में हम उत्खनन करने से इतिहासकारों को या फिर पर्यवेक्षकों को एक अच्छी इतिहास के पुनर्लेखन करने में हेल्प मिल जाती है। तो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इतिहास की जानकारी के मुख्यतः दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य को देखा है, अर्थात जिसे लौकिक साहित्य भी कहते हैं। जबकि दूसरा है हमारा पुरातात्विक साहित्य। पुरातात्विक साहित्य के अंतर्गत हम बहुत चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि शिलालेख हो गया, मुद्रा हो गए, मोहरे हो गए, नगर तथा स्मारक। इसके अलावा हम उस समय की हमें हमें उस समय के जो मृदभांड मिलते हैं, उससे भी हमें जानकारी मिल सकती है। तो अभी आपका आंसर पूरा यहाँ हो जाता है। मैं आप निष्कर्ष चाहे तो निष्कर्ष खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, परंतु अगर एक आइडिया चाहिए तो आइडिया के रूप में आप इस तरह लिख सकते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण की दिशा में यह आवश्यक है कि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों का एक दूसरे में स्पष्ट करें, अर्थात दोनों एक दूसरे से संयोजन हो। जब पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें इतिहास की एक स्पष्ट तथा एक निश्चित जानकारी मिल पाती है। इस प्रकार हम अपने अतीत का विश्वसनीय पुनर्निर्माण कर सकते हैं।